Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की जो निशुल्क श्रृंखला हमने शुरू की है, आज हम उसके अगली कड़ी पर बात करने जा रहे हैं। इसके पिछले अध्याय में आपने पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके जरिए हम किसी पदार्थ से किसी अशुद्धि को या फिर पदार्थों के विलयन से किसी अन्य अवयव को अलग कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। क्योंकि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें चीजें बहुत ही सामान्य और बहुत ही बेसिक स्तर पर लिखी हुई हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम इसके बाद वाले अध्यायों को पढ़ेंगे, इसके बाद वाली कक्षाओं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, खासतौर से विज्ञान खंड के तहत, तो हमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिपीटेशन में मिलेंगी, वही कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इसमें बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा मामूली स्तर पर लिखा गया है, लेकिन है आवश्यक। आप इसको रिवीजन सीरीज के तहत भी देख सकते हैं कि जो आपने कक्षा 6 में पढ़ा है वो आपसे अगर मिस होता हुआ दिखता है तो समय बाद चीजें दिमाग से हटने लगती हैं। तो जब आप अगले कक्षा के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे या इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पर रिवीजन हो जाएगा। आज की सीरीज की हम शुरुआत करें और आज विज्ञान के तहत हम इसके अध्याय 4 पर बात करेंगे, कक्षा 6 की जो पुस्तक है। और आज हम एंट्री लेंगे पौधों की दुनिया में। पौधों की दुनिया हमारे चारों ओर हमें दिखाई देती है। पौधे कब से मौजूद हैं धरती पर? जब से जीवन की शुरुआत हुई है, या फिर हम जिस फॉर्म को देखते हैं लाइफ की। पौधों का विकास मनुष्य की प्रजाति के लिए या उन लोगों के लिए, उस तरह के जीवों के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत आवश्यक रहा है। अगर पौधों का विकास ना हुआ होता तो आप एक बार सोच करके देखिए कि जिस ऑक्सीजन को आप बिना सोचे खींचते हैं, जिस प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, वो आपको शायद मौजूद ना मिलती, तब ऑक्सीजन खींचने के लिए हम भी ना होते। इसी तरह जो पौधों की दुनिया है उसमें हम एंट्री लेंगे आज और समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी सी चीजें हैं, पौधों की संरचना है, किस तरह से पौधे कार्य करते हैं, पौधे के कौन कौन से खंड हैं जो उनको एक दूसरे से अलग बनाते हैं, सामान्यतः पौधों की किस किस तरह की विशेषताएं होती हैं। इस तरह की बातें आज की इस पुस्तक में शामिल की गई हैं। तो विषय विषय सूची जो है उस पर हम हमेशा ही नजर डालते हैं। इसको देखते इसलिए भी है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आगे हमें क्या पढ़ना है। भोजन के घटक घटक हम पढ़ चुके हैं। समूह बनाना बहुत जरूरी, चैप्टर में बहुत जरूरी बातें नहीं है, हम इसके पढ़ सकते हैं। पदार्थों का पृथक्करण हो गया है। आज हम हैं अध्याय 4 पर, यानी पौधों को जानना है। आज के इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे पिछले वाले सेशन को जब आपने देखा था उसमें भी कुछ शब्द आए थे, उन शब्दों को हम पहले देख लेंगे, बाद में इन पर हम चर्चा के दौरान एक एक करके प्रकाश डालते जाएंगे तो आपको ये शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर है तो अभी ही आप इनको इस सूची में देख करके चाहे तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर ये सोचिए कि कितने शब्द ऐसे हैं जिनका उत्तर आप अभी दे सकते हैं। अगर आप लगभग सभी का उत्तर दे पा रहे हैं, आपको मालूम है कि शब्द का क्या अर्थ है, तो आप आगे वाली क्लास पर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनके ही उत्तर अभी आपसे नहीं निकल रहे या इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें एक शब्द आएगा आरोही। आरोही क्या है? संवहन की प्रक्रिया क्या है? विसर्पी लता किसे कहते हैं? जड़ की चूंकि बात आएगी तो रेशेदार जड़ क्या है? शाख किसे कहते हैं? पार्श्व जड़ क्या है? शिरा क्या है? मध्य शिरा किसे कहेंगे? विन्यास क्या है? इसमें शब्द आएगा बीजांड। बीजांड कहाँ पर होता है किसी पौधे में? समांतर शिरा विन्यास क्या है? पंखुड़ियां किसे कहते हैं? हो सकता है पंखुड़ियों को आप जानते हो। पर्णवृंत किसे कहते हैं? इस पर सवाल कीजिए। प्रकाश संश्लेषण को आप जानते होंगे, प्रक्रिया को, सामान्य सी प्रक्रिया है। स्त्री केसर किसे कहते हैं? इसके अलावा जालिका रूपी शिरा विन्यास किसे कहेंगे? किसी पौधे की संरचना में या पुष्प की संरचना में बाह्य दल कहाँ आता है? इसी तरह झाड़ी क्या है? झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर है? अन्य तरह की लताएं किसे कहते हैं? मूसला जड़ किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे हमें दिखाई देगी या पौधों में कैसे दिखाई देती है? इसी तरह शिरा किसे कहते हैं और उनके सर किसे कहते हैं? ये मूल शब्द हैं आज के इस टॉपिक को समझने के लिए। एक एक करके समझेंगे। तो पौधों के जानिए ये पुस्तक का मुख्य प्रश्न है, और चूंकि इनकी तस्वीरें लिए जाने का या जो उद्देश्य है वो यही है ताकि आप एक बार पुस्तक से रूबरू होते चले। पुस्तक में किस तरह के दृश्य हैं, किस तरह के चित्र हैं, किस तरह का टेक्स्ट है, वो आपको यहाँ दिखता हुआ मिले। तो अपने चारों ओर हमें देखते हैं दुनिया में कि हमें बहुत सारे धरती में तरह तरह के पौधे दिखाई देते हैं। कई पौधे बहुत बड़े हैं,
कई पौधे छोटे हैं, कई पौधे घास के रूप में दिखाई देते हैं, कई पौधे बेल और लताओं के रूप में दिखाई देते हैं। किसी पौधे का तना बहुत मजबूत है, किसी पौधे का तना छोटा है, किसी पौधे में पत्तियां नुकीली हैं, किसी पौधे में फूल है, किसी में नहीं है। ये सभी पौधों की कई तरह की प्रजातियां हमें चारों ओर दिखाई देती हैं। तो कुछ यही चीजें हैं जो पुस्तक को शुरू करती है इस तरह की बातों से कि बगीचों में, विद्यालय में आपने जब पुष्पों को देखा है, कुछ पुष्प नीले हैं, कुछ लाल हैं, कुछ पुष्प पत्तियों की तरह हैं। ये अलग अलग संरचनाएं हैं। इसके अलावा कुछ पौधे के तने अलग हैं, शाखाएं अलग हैं, जड़ है, पत्तियां हैं, जिनको हम नामांकित कर सकते हैं और उस हिसाब से एक पौधे की संरचना को वर्गीकृत कर सकते हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि हम किस तरह के पौधे की बात कर रहे हैं। उस पौधे का नामकरण किया जाता है और बाद में जब हम कभी जैसे किसी मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं या मनुष्य के बारे में सुनते हैं, तो हर मनुष्य को हम एक नाम देते हैं, एक सरनेम देते हैं, उसके साथ उसकी पहचान जुड़ती है। ऐसे ही पौधे का भी एक वर्गीकरण होता है। जैसे किसी मनुष्य की पहचान के लिए हम उसका चेहरा, उसके थंब, इंप्रेशंस, ये सारी चीजों को वर्गीकृत करते हैं। मनुष्य की पहचान की जो सामान्य प्रक्रिया है, आगे चल करके आनुवंशिक प्रक्रिया भी है, यही प्रक्रिया पौधों में भी अपनाई जा सकती है। लेकिन एक सामान्य अगर कैरेक्टरिस्टिक पर बात की जाए कि पत्तियों का जो वर्ग है वो इस तरह से है, पत्तियां नुकीली हैं या पत्तियां बहुत ज्यादा टेढ़ी बेढ़ी है या लंबी है, तना कैसा है, इसके आधार पर भी हम बहुत सारा वर्गीकरण देख पाते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा पौधे के कुछ भाग दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, सबसे निचले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वह हिस्सा है जो मिट्टी के नीचे रहता है। अभी आगे भी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर आपको जड़ दिखाई दे रही है पौधे, जो मिट्टी के नीचे की संरचना है वो क्या है, जड़। अभी जड़ों में भी कई प्रकार हैं, आगे अभी हम देखेंगे। जड़ के ऊपर फिर पौधा जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो यहाँ आता है तना। इस पौधे में आपको तना पतला सा ही दिख रहा है और उसके साथ फिर यहाँ पत्तियां जुड़ रही हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आपको कुछ पुष्प दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ फल है, ये तना है, ये पत्तियां हैं, और इतना हिस्सा जड़ के ऊपर का पुष्प तक का हिस्सा उसको कहा जाता है प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र। इसमें यहाँ पर लगी हुई है कलिका, इतना हिस्सा कहलाएगा इसका इंटरनोड, जहां से तना आकर के विभाजित होगा और उसके बाद अन्य तरह की पत्तियां निकलेगी। उसके बीच का जो हिस्सा है वो कहलाएगा इंटरनोड। और जहां से ये पत्तियां जुड़ी है यहाँ पर, ये है नोड। कुछ टर्म्स है जो पौधे के लिए वैज्ञानिक जगत में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये पूरी एक संरचना है किसी पौधे की। अब इनको एक एक करके समझते हैं, जैसा कि पाठ में दिया हुआ है। इसमें है पहले शाख, झाड़ी और वृक्ष में अंतर। तो ऐसे पौधे जो हरे हैं, कोमल तने वाले हैं, जिनका तना बहुत मुलायम है, उन्हें हम कहते हैं शाख। जैसे कि 4.3 में ये वाला जो आपको चित्र दिख रहा है, ये है शाख या सब्जियां, जिसे हम कहते हैं। शाख से ही कई सारे ऐसी शाख होते हैं जिसे हम खाते हैं। ठीक है, इसकी सब्जियां बनती हैं। इसमें अक्सर क्या है, शाखाएं नहीं है। शाख में शाखाएं नहीं है, बेसिकली पत्तियों जैसा होता है। उसके आगे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। दूसरी परिभाषा कहती है कि कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, जिसमें जो शाखाएं हैं वो तने के पास से ही निकलने लग जाती है, वो भी आधार के नजदीक से, जहां पर जो पौधा है नीचे मिट्टी में गया होता है। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, झाड़ी। यहाँ लिख लेते हैं, ये है झाड़ी, ये है शाख। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना बहुत मोटा है और मजबूत है और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरे तक जाती है। ठीक, और बहुत ही स्पष्ट सुगठित जब आपको पौधा दिखाई देता तो अब ये पौधा नहीं कहलाएगा, तो क्या कहेंगे, ये है वृक्ष। तो ये मूल रूप से 3 तरह में विभाजन हमें दिखाई देता है सामान्यतः अपने चारों ओर देखने पर। लेकिन विभाजन केवल इतना ही नहीं है, इसमें कुछ और चीजें भी है। एक शब्द आपने सुना होगा, या फिर जब अभी हमने पिछले चैप्टर्स को पढ़ा था उसमें एक शब्द आया था खरपतवार। फसल उपजाते समय कई बार खरपतवार भी उग आती है। पढ़ा आपने शब्द?
क्या हुआ, खेतों में, बगीचों में, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे जो अक्सर निकल आते हैं और उसको हम उखाड़ करके फेंक देते हैं, ये कहलाती है खरपतवार। अनुपयोगी पौधे होते हैं हमारे लिए, इसलिए हम सामान्यतः इनको बहुत महत्व नहीं देते हैं। अब पहेली ने एक सवाल किया है इस पुस्तक में, क्या कहा है पहेली ने, जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर के तने किस तरह के पौधे होते हैं। क्या ये शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है। बेसिकली अगर हम इसका वर्गीकरण करना चाहें तो कहाँ पर आएगा। जैसे मनी प्लांट आपने देखा है वो एकदम झूलता हुआ सा चलता है, किसी सहारे की आवश्यकता होती है, अगर आपने कोई भी उसमें डंडा गाड़ दिया है या किसी अन्य पौधे के साथ में है या किसी दीवार में है और आपने कुछ ऐसी जाली वहां लगा दी है जिसपे वो चढ़ सके तो चढ़ जाता है, तो वो किसका उदाहरण होता है, उसकी भी चर्चा है यहाँ पर। इस तरह की जो भी पौधे होते हैं उनको कहते हैं विसर्पी लता। लौकी की बेल हो सकती है, ठीक है, ये है, क्या कहते हैं, इनका तना इतना स्पष्ट और मजबूत नहीं होता कि ये सीधा खड़ा हो सके, इसलिए ये जो पौधे हैं ये अपने आप को विस्तारित करने के लिए फिर जमीन पर ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो जमीन हो या कोई अन्य सहारा मिल जाए तो उसको पकड़ करके फिर ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, आरोही। और ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं। मनी प्लांट किसमें आएगा, आरोही लता में, क्योंकि वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसी तरह किसी चीज की बेल है, कद्दू की बेल है, तो वो कहाँ जाएगी, वो जमीन पर ही आगे बढ़ेगी, उसको कहेंगे विसर्पी लता। और जो ऊपर की ओर चढ़ रहा है वो है आरोही लता। तो ये बेसिकली लताओं के उदाहरण है। चलिए अब आगे आते हैं, कुछ प्रयोग दिए गए हैं इसमें तना के कार्यों पर, कि तने के क्या क्या कार्य हैं। इसमें ऐसे समझिए, इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक तने को लेकर के काटा है और ग्लास में पानी भरा है और उसमें थोड़ा सा रंगीन पानी भर दिया है। कुछ समय बाद ये देखा गया है कि इस तने में जो पानी है लाल रंग का वो ऊपर की ओर चढ़ने लगा है, और ज्यादा समय तक अगर इसको छोड़ दें तो यही पानी इसकी पत्तियों तक भी पहुंच गया है। ये प्रश्न उठा यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ। तले तने में जो जल है ऊपर की ओर चढ़ता है, और यहाँ पर जब देखा गया तने को काट करके कुछ इस तरह से जो रंग है वो दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ, तो तने में संवहन की प्रक्रिया चल रही है जो जल को ऊपर की ओर खींचती है, ये बात हमें मालूम चलती है। तो तना केवल इतना ही कार्य नहीं करता, तने के बहुत सारे कार्य हैं। तना जल को पौधे के अन्य भागों तक, जल को, खनिजों को जो वह मिट्टी से प्राप्त करता है या जड़ों के माध्यम से प्राप्त करता है उसको पौधे के अन्य भागों तक, फूल तक, पुष्प जिसे हम पुष्प कहते हैं, और अन्य बीजों तक भी पहुंचाता है। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनाती हैं वो वापस से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये तने के प्रमुख कार्य हैं। अब आते हैं अगला पत्ती पर। तो पत्ती तने से किस तरह से जुड़ती है और पत्ती का क्या क्या कार्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पत्तियों में भी, जैसे ये पत्ती है मान लीजिए, या फिर ये एक पत्ती है, इस तरह से भी आपने कई पत्तियां देखी हैं, है ना। तो पत्ती हमें ओवरऑल पता होता है कि इसको पत्ती कहते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे भाग हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पत्ती के किनारे जो चीजें निकली होती है आप देखते हैं इस संरचना में, तो क्या कहते हैं, पटल। और पीछे जो पत्ती जहां जाकर के जुड़ती है तने से, क्या आपको दिख रहा है, ये है तना, और ये है पत्ती का वो सिरा जो जाकर के तने से जुड़ा हुआ है। ये क्या कहलाता है, ये है पर्णवृंत। क्या है, पर्णवृंत। इसी में अगर कुछ और भागों को देखें तो पत्ती में आपको इस तरह से मध्य में मोटी सी लकीर दिखाई देगी, जिसमें पत्ती का बाकी का भाग बना होता है। एक तरह से कहें कि ये पत्ती का मूल भाग है जहां पर पत्ती का डिजाइन निर्मित है। इस मूल भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मध्य शिरा। ये है मध्य शिरा, और इसी मध्य शिरे से बहुत सारे अन्य शिरे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। ये दिख रहे हैं इस तरह, ये है शिरा। पीछे पर्णवृंत के बारे में हमने पढ़ लिया। और फिर ये पत्ती जहां जुड़ी है वो तना है, या हम कह सकते हैं पर्ण आधार, तने का ही एक हिस्सा है। कुछ पत्तियां ऐसी हैं, जैसे पीपल की पत्ती है, आपको यहाँ दिखाई देंगी,
इसमें आपको शिरा विन्यास भी दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो शिरा विन्यास है कैसे जालिका रूपी है, जाली जाली सी दिखाई देती है। आप पीपल की पत्ती को उठाइएगा, उसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी जालियां दिखाई देंगी, और वही अगर वो पत्ती थोड़ी सी सूख चुकी हो तो जो जाली की संरचना है आपको और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। वही कुछ दूसरी पत्तियां भी हैं, जैसे कि इस तरह के पौधे हैं या किसी घास रूपी पौधे में जो कि समांतर है, उसमें जालियां नहीं है, सीधे सीधे इस तरह से पत्ती की जो संरचना है ऊपर की ओर गई हुई है। जितने भी आप रेशे देखेंगे, जितना भी उसके अंदर जो शिराएं हैं वो सभी समांतर हैं, ना कि जाली रूपी हैं। तो ये एक अंतर है पत्तियों में। अभी आगे जब आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो जड़ पर भी हम बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पौधे की जड़ें ये निर्धारित करती हैं कि पौधे की पत्तियां किस तरह की होंगी। इसमें यह भी निहित है कि हम केवल पत्तियों को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो जड़ है वो किस रूप में होगी। एक प्रयोग किया गया है इसमें, पत्ती को लेकर के उन्होंने एक बीकर में डाला है और उसको काफी देर तक उबलने दिया है। उबलने तब तक दिया है जब तक पत्ती का रंग, जो हरा रंग है, वो उससे हट ना जाए। एकदम स्वस्थ पत्ती ली गई थी। उसके बाद उठा करके उस पत्ती को एक आयोडीन के विलयन में डाल दिया, तो पत्ती का जो रंग है वो बैंगनी हो गया। पिछली कुछ कक्षाओं में ऐसे प्रयोग करके दिखाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि पत्ती में क्या है। पत्ती में मंड हो सकता है, ठीक, और मंड वो भी है जो भोजन के अन्य स्रोतों में होता है, बेसिकली जैसे आलू में। तो ये पता चलता है कि पत्तियां भोजन निर्माण में भी सहायक हैं। अभी आगे हम इसको पढ़ते हैं, पत्ती में क्या है के बाद। तो जड़ क्या है, हम आते हैं जड़ पर। इस पुस्तक में बहुत सारे प्रयोग हैं, हम केवल प्रयोगों का जो मूल सार है उसको समझ रहे हैं, क्योंकि प्रयोग बहुत छोटे स्तर पर है, वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें एक प्रयोग दिखाया गया है जिसमें एक तना लिया है, उस तने को एक गमले में लगा दिया है, उसकी जड़ को हटा करके एक दूसरा तना है जो जड़ सहित बहुत सावधानी पूर्वक निकाला गया है। अब कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दिया, इन दोनों में ही बराबर तरीके से पानी दिया गया, लेकिन हमें ये पता चला कि कुछ समय बाद ये वाला जो पौधा है ये सूख जाता है या सूखने लगता है, जबकि ये वाला जो पौधा है ये हरा भरा रहता है। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न पूछा गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जड़ का होना किसी भी पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए भोजन बनाने से जुड़ी हुई जो आवश्यक सामग्रियां हैं, चाहे वो जल हो, किसी तरह के खनिज हो, वो मिट्टी के भीतर से प्राप्त होते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए जड़ों का होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा जो आपको पौधे की बाकी संरचना इस तरह से दिखाई देती है ऊपर की, तो किसी भी काम की नहीं होगी अगर उसके पास जड़ें नहीं होंगी। ठीक है, इसी तरह से कुछ और चीजों के प्रयोग हैं, जैसे कि चने का प्रयोग है इसमें, ठीक, चने के साथ साथ एक मकई के दाने पर भी प्रयोग है, जिससे ये पता चलता है कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ करके रखती हैं, और जड़ों का प्रकार या स्वरूप हमेशा एक सा नहीं होता। अलग अलग पौधों के हिसाब से जड़ें भी अलग अलग तरह की होती हैं। जिस तरह से पत्तियों में अंतर है, जिस तरह से तने में अंतर है, उसी तरह से जड़ों में भी अंतर है। वो अंतर हम यहाँ देखेंगे। तो मुख्य जड़ जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जड़ों के बेसिकली दो प्रकार हैं, यहाँ दिखाए गए हैं। मुख्य जड़ जो है इसमें से दो प्रकारों में से पहला प्रकार, ये है प्रकार 1, ये है प्रकार 2। इसमें आपको दिख रहा होगा प्रकार 1 में कि जो पौधे के नीचे की जड़ है उसका एक जो हिस्सा है बहुत मोटा है और सीधे नीचे की ओर गया है, इसको कहते हैं मूसला जड़। ठीक है, क्या कहते हैं, मूसला जड़। और छोटी जो जड़ें निकली हुई हैं, छोटे छोटे से सिरे हैं, इनको कहते हैं पार्श्व जड़। ठीक, इसी तरह से दूसरा एक पौधा हो सकता है जिसकी जड़ों का प्रकार थोड़ा सा अलग होगा। ये कौन सी है, सीधे सीधे हैं, इनमें कोई मूल जड़ का स्रोत आपको नहीं दिखेगा, यानी कि इसमें आपको मूसला जड़ नहीं दिखाई देगी, बल्कि जड़ें आपस में काफी ज्यादा बिखरी हुई सी दिखाई देंगी और रेशे की तरह दिखाई देंगी। इनको कहते हैं रेशेदार जड़।
और ये जो दो जड़ों का अंतर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो दो जड़ें हैं इनको पहचानना है अगर आपको कि कैसी होंगी या किसी पौधे की जड़ कैसी होगी, तो पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पत्तियों को देख करके ये समझ सकते हैं कि जो जड़ें हैं वो किस तरह की होंगी। जो समांतर पत्तियों की संरचना है उसमें मूलतः रेशेदार जड़ आपको मिलेगी। वहीं ऐसी पत्तियां जो आपने पीछे पढ़ा है जहां पर शिरा विन्यास दिखाई देगा, ये इन जड़ों में आपको मूसला जड़ और पार्श्व जड़ की संरचना दिखाई देगी। तने के बारे में हमने कहा था थोड़ा सा और जानेंगे। तो जड़ों का जो मूल काम है वो है जल और खनिज पदार्थों को पौधे तक पहुंचाना। और पौधे में कहां तक पहुंचाना? ये यहां से सोखेंगी और पहुंचाएंगी तने तक, और उसके बाद यहां से तने का कार्य शुरू होगा जो पौधे के अन्य भागों तक जल और अन्य खनिजों को पहुंचाएगा। इसमें संवहन की प्रक्रिया हो रही है। अगर ये प्रश्न बन जाए कि किस प्रक्रिया के तहत पौधे में जल तथा खनिज पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं, क्या उत्तर आएगा? संवहन की प्रक्रिया यहाँ घटित हो रही है। अब अगला जो इसमें है वो है पुष्प। पुष्प पुष्प भी किसी पौधे का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस तरह से जड़, तना और पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये एक गुलाब की डंडी है, गुलाब का हमका एक तना है। यहाँ आपको दूसरे वाले चित्र में दिख रहा है, चित्र बी में, कि जो शाखा है उसमें पत्तियां लगी हैं तने के साथ में। अभी इसमें ये तना सिर्फ तना है, इसमें पत्तियां नहीं लगी। अगर पत्तियां लगी होंगी तो ऐसा दिखेगा। और पत्तियों के अलावा अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको लाल रंग से 2-3 फूल दिख रहे हैं, कलिकाएं दिख रही हैं, है ना। तो ये वाला है पत्ती और पुष्प सहित तना। तो पुष्प की संरचना पर आते हैं। आपने किसी फूल को खिलते हुए आप देखिए, अगर हम गुलाब का उदाहरण लें, उसमें फूल जब खिलता है तो पहले एक छोटी सी कली आती है और कली चारों ओर से बंद होती है। वो आपको पत्ती जैसी ही संरचना में फूल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक और पत्ती है, थोड़ी सी अलग तरह से लगी है, क्योंकि वो हरा ही दिख रहा है अन्य पत्तियों की तरह। जब वह कुछ दिनों के बाद खिल जाता है तो पत्तियां जो उसके चारों ओर हैं, अभी उनका शब्द भी समझेंगे क्या कहते हैं, वो खुल जाती हैं और उसके भीतर से पंखुड़ियां निकलती हैं, और वो जिस रंग का फूल है फिर वो आपको रंग वहां दिखाई देने लगता है। तो ये क्या है? ये वो कली है जिसके भीतर पंखुड़ियां हैं। और ये जो हरे रंग का बाहर जो पत्तियों जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, जो फूल को बंद करके रखती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाह्य दल। तो कहते हैं बाह्य दल। और पुष्प में दूसरा है पंखुड़ियां, जो आपको खिली हुई दिखती है। कई बार ये जो बाह्य दलों की संरचना है, आपको इस पर ध्यान देना है कि ये अलग अलग भी हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, इनकी संख्याओं में भी अंतर हो सकता है। इसी तरह जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां या पंखुड़ियां जो है वो अलग अलग भी हो सकती हैं, आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। जैसे गेंदे का अगर आप उदाहरण लेंगे तो गेंदे का जो फूल है वो कई सारी पत्तियों को शामिल करता है, उसमें जो पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, जबकि गुलाब में आपको ये अलग अलग दिखाई देती है। इसके अलावा कई बार आप पुष्प की संरचना को देखते हैं, चाहे वो कनेर का पुष्प हो सकता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो पीले रंग का होता है, तो आपको बेल के आकार का या घंटे के आकार का दिखाई देता है। अगर आपको इसके आंतरिक भाग को देखना हो तो आप सीधे इसका आंतरिक भाग नहीं देख सकते, जबकि गुलाब के मध्य में, गुलाब के पुष्प के मध्य में आप उसके आंतरिक भाग को देख सकते हैं, जहां पर पुंकेसर और स्त्री केसर मौजूद होंगे। अगर आपको इसके मध्य में देखना है तो आपको इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आवश्यकता है नहीं। पुष्प के मध्य भागों को हमें समझना है, क्योंकि ना हमें
कक्षा 6 की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और ना ही बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल करना है। बेसिकली हमें उतना ज्ञान लेना है इस पुस्तक से जो हमारे बेस को क्लियर कर दे, और अन्य जो कक्षाओं में प्रमुख ज्ञान है वो बेस को और मजबूत करेगा। तो पुष्प के भागों पर चर्चा करते हैं। पुष्प के भागों में दो भाग महत्वपूर्ण है। एक ये यहाँ ही लिखा है, पहला पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर और तीसरा परागकोश। ये और ये आपको यहाँ आपने पढ़ा ही है, ये वाला हिस्सा बाह्यदल और पंखुड़ियां, ये मूल हिस्सा है या प्रमुख भाग है किसी पुष्प के। अगर आपको इन सभी को अलग अलग करके देखना हो, परागकोश को, पुंकेसर को, स्त्री केसर को, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, ये है परागकोश पूरी संरचना, और ये पुंकेसर का भाग है। जो नीचे वाला हिस्सा है ये है तंतु। वही उसके बाद आपको स्त्री केसर का भाग देखना है, तो इसमें आप देखेंगे जो पीले रंग से है वो पुंकेसर है और ये वाला हिस्सा है स्त्री केसर। ये यहाँ पर आपको बड़े रूप में दिखेगा। इसमें महत्वपूर्ण भाग है ये किसी भी पुष्प का। इसमें अंडाशय है, वर्तिका कहते हैं इस हिस्से को, और इसके ऊपर जो एक गोल संरचना है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। अगर आप इसकी काट को देखेंगे तब आपको इसके अंदर का भाग दिखाई देगा कुछ ऐसा। और काटने के लिए दो विधियां हैं, अनुदैर्घ्य काट सकते हैं, अनुप्रस्थ काट कर सकते हैं। पहला वो प्रैक्टिकल का हिस्सा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब आप इसे काट देते हैं तो उसके भीतर कुछ गोल गोल से अणु दिखाई देते हैं, या अणु या कहीं गोल सी संरचना दिखाई देती है जो काफी महीन होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीजाणु। तो ये है कुछ प्रमुख भाग किसी भी पुष्प के भीतर जो आपको मौजूद होंगे। तो आज की पुस्तक में हमने पौधों की संरचना की बहुत बेसिक जानकारी ली है। आने वाले भागों में हम प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको बहुत गहनता से पढ़ेंगे, उससे जुड़ी हुई जो जरूरी बातें हैं, क्योंकि आगे चल करके यही जो विषय है फिर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पौधों का महत्व, इस तरह की चीजों से जुड़ेगा। जंगल की कटाई क्यों प्रदूषण को बढ़ा रही है, इस तरह की चीजों को जब आप यहाँ समझ लेंगे तब वहां उन्हें समझना बहुत आसान होगा, और आप इस बेस के बल पर कितने भी उत्तरों को फ्रेम कर पाएंगे। गैसेस का निर्माण, गैसेस का पॉल्यूशन, ये सभी चीजें आपको दिखाई देंगी। किस तरह के पौधे महत्वपूर्ण है, पौधे क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे जो भी सवाल आएंगे आप उनका उत्तर दे सकेंगे। इस पुस्तक में अभी हमने जो चीजें पढ़ी है उसके हिसाब से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे जिसकी मैं चर्चा कर दूं। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, इनमें आपको ठीक करके लिखना है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा करती हैं, क्या करती हैं? जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। यदि किसी पुष्प के बादल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी, और यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां जुड़ी हो तो स्त्री के साथ पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। बेसिकली इसमें बातें वो हैं जो अलग अलग करके लिख दी गई हैं। जैसे जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, तो आपको बताना है कौन पहुंचाता है, जड़ें पहुंचाती है या तना पहुंचाता है। ठीक है, क्लासरूम के भीतर हम इन सभी को एक टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा इनको और अपग्रेड भी किया जाएगा। लेकिन आप लोग चूंकि इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आपका काम ये होगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी जो हमारा ऑफलाइन बैच है वो शुरू होने जा रहा है 28 अगस्त को। ठीक है, तो आप चाहें तो उस कक्षा में आकर के जो सभी अध्यापक हैं उनसे सीधे तौर पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर आप जानना चाहें तो इस तरह से इन चीजों को कर लीजिए। आपको चित्र बनाने हैं, चित्र बना करके आप चीजों को कर सकते हैं, चाहे तो ना भी बनाएं क्योंकि आपने चीजों को देख लिया है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण है, जैसे पौधे पे तने के क्या कार्य हैं, तने के कार्यों को आप लिख सकते हैं। एक काम कीजिएगा कि नोटबुक लेकर के इस वीडियो को जब आप पूरा देख लें तो इस प्रश्न को लिखिएगा कि तने के क्या क्या कार्य आपने पढ़े हैं और क्या कार्य हो सकते हैं, तने कितने तरह से हो सकते हैं। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? आपको इसमें से बताना है कि किसमें ऐसा पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास कैसा होगा? यदि किसी पौधे की जड़ में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? अभी हमने इस पर भी चर्चा की थी।
इसके अलावा अगर आप किसी पत्ती की छाप को देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी अथवा झकड़ा जड़ होगी, तो कैसे आप पहचान पाएंगे किसी पौधे की पत्ती को। इस तरह से बाकी के भी सवाल दिए हुए हैं, आपको इन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी चीजें पढ़ी है अगर आप इसका उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं या कुछ समय बाद लिखेंगे तो ये भूल जाएंगे। अभी ही अगर लिखेंगे, जहां कुछ चीजों में आपको दिक्कत आ रही है आप वापस से जाकर के देख सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो इस चैप्टर से ज्यादा है, उसको आप गूगल भी कर सकते हैं, ताकि जब आप बार बार चीजों को लिखेंगे सर्च करेंगे चीजें आपको और स्पष्ट होती जाएंगी। इसके अलावा एक जानकारी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, अनअकैडमी में 25 अगस्त से 31 अगस्त तक जो भी कक्षाएं यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं, जिन एजुकेटर से मिलते हैं, वो आपको यहाँ ना मिलकर के सीधे जो हमारा ऐप है या फिर ऐसे जोड़ दीजिए इसको। तो ये जो चीजें हैं आपको हमारे ऐप पर मिलेगी और लाइव मिलेगी। तो वहां पर फायदा ये होगा कि आपके जो कमेंट्स हैं जो अभी आप करेंगे, लेकिन मैं हो सकता है कुछ समय बाद देख पाऊंगा, वहां पर आप लगातार कमेंट कर सकते हैं, उन कमेंट्स के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आप सीधे किसी भी एजुकेटर से जुड़ पाएंगे। तो जो भी एजुकेटर्स आपको यूट्यूब पर दिख रहे हैं या मिल रहे हैं, और मैं आपको मिलूंगा कब से 25 से 31 अगस्त तक इस एप्लीकेशन के माध्यम से, वो भी लाइव फॉर्मेट में। तो आप वहां पर पढ़ने जरूर आइए। उसकी जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, आपको ऐप में ही मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। तो आप बिल्कुल भी उस समय ये ना सोचे कि यूट्यूब पर कोई नहीं मिल रहा है, लोग कहाँ गए, आगे की क्लासेस कैसे करनी है, वो आप ऐप पर जाकर के कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे पोल्स होंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग रूप से आपके सामने आएंगे, आपको उनके उत्तर देने हैं एट द टाइम। वहीं पर जो सही उत्तर होगा वो भी मिल जाएगा। कोई डाउट हो, डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें कई तरह की सीरीज होंगी, जैसे स्पेशल क्विज सीरीज है, पीवाईक्यूज होंगे, डीपीपी डिस्कशन होगा और एमसीक्यू सीरीज भी उसमें आपको दी जाएगी, और जो कि अभी के लिए निःशुल्क होगी। तो आप अगले बार जब कक्षा लेने आएंगे तो आप मुझसे ऐप पर मिलिएगा 25 से 31 अगस्त के बीच में, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर दिल्ली में मुखर्जी नगर आ सकते हैं और सेंटर पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक पढ़ते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।